ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। अब टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल किसको बोलते हैं भाई? कंट्रोल करने के तरीके। सिंपल भाषा में बताऊं तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कंट्रोल कितने तरीकों से कर सकते हैं, उसी को नाम दिया है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। और ये टेक्निक्स हम सारे यूज नहीं करते, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पे एक गोल के अंदर एक ही टेक्निक यूज होती है। और जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हुए हैं ये टेक्निक के अलावा भी कुछ टेक्निक्स है जो पेपर में आपको आ सकती है। तो अगर वो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे क्या रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ के जाना। मैंने आपको क्या बताया, यूनिवर्सिटी आपका सिर्फ हमको नाम देती है टॉपिक का, उसके अंदर वो क्या पूछ सकती है हमको कुछ भी पता नहीं है। तो हमने कितनी बुक बनाना बताओ? पहले आपके पास डाटा बहुत ज्यादा था, मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि कंप्रेस करके देना। तो कंप्रेस करके मैंने आपको दी हुई है, बट स्टिल इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो आपको रेफर करके जाना है, पेपर में आ सकते हैं। पहले पेपर में इवेल्युएट करूंगा, उसके बाद मैं आपको भेजूंगा। क्लियर पिक्चर? चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं पहला टेक्निक है बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल क्या है टेक्निक्स, ये आपको आगे फाइनल ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। कहाँ आएगा? हाँ, ये टेक्निक कौन सी है मैं पहले पढ़ता हूं, समझता हूं, समझा के देता हूं और फिर उसको एक दो एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। बजट इज वन ऑफ द यूजफुल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। इन दिस टेक्निक बजट्स आर प्रिपेयर्ड एंड इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मॉनिटरी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटी। देखो क्या होता था, जब मेरी ज्वाइंट फैमिली थी ना, ज्वाइंट फैमिली मतलब मेरे पापा के बाद हम सब चाचा लोग सब ज्वाइंट हो गए थे, तो सब खर्चे दादू चलाते थे। लेकिन सभी बहुओं को, बच्चों के लिए दादू हर महीने एक अमाउंट देते थे हमको। क्या देते? अमाउंट कि हर महीने जैसे दादू को एक शॉप से रेंट आता था, रेंट कॉस्ट थी आई थिंक सो 6,000 समथिंग थी, तो 2,000 रुपए वो एक एक बहू को देते। 3 बहू थी उनके पास, 2,000 रुपए ये ले, अब अपने बच्चों के खर्चे तुम इसमें से निकालो। 1 तारीख को जैसे रेंट आया वहां से 6,000 रुपए बढ़ जाते थे, भाई ये खर्चे तुम्हारी तरफ से अब मेरे से मांगना नहीं है एक महीना। तुम्हारे बच्चों के जो भी खर्चे, बाकी खर्चे में फीस सब दादू निकालते थे, सिर्फ ये भाई बच्चे मांगते हैं मम्मी 10 रुपए दे दो, 15 रुपए दे दो। वो बच्चे आजकल मालूम है ये तो 50 का किंडर जॉय लेकर आया तभी, हाँ उनको देते थे। तो तब वहां पे समझ में आया दादू क्या करते, दादू ये कंट्रोल करते थे बजट देकर। बजट देकर क्या होता है, आप हर साल, अब याद करो गवर्नमेंट बजट निकालती है हर साल फेब मंथ में निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट का बजट निकालती है। और बजट निकालने के बाद हर एक डिपार्टमेंट को एक पैसे देती, रकम देती, ये पैसा तुम्हारा अब इसमें चलाओ, अब आना नहीं मेरे पास। तुम्हारे लिए मैंने 200 करोड़ रुपए दिए, ये ले, रेलवे को 200 करोड़ रुपए दिए, डिफेंस को 500 करोड़ रुपए दिए, अब यहाँ पे आना नहीं मेरे पास, अब तुमको साल भर इसमें ही काम चलाना है। उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बजटरी कंट्रोल हम फ्यूचर के लिए, हम ये देखो बजटरी कंट्रोल फ्यूचर के लिए वर्क करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एक एरिया का बजट बनाकर हम फ्यूचर के फॉरकास्टिंग को प्रिडिक्ट करके हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अभी एग्जांपल, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा वर्क करता है फ्यूचर के लिए। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस है, राइट और रॉन्ग? अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस है, कौन कौन से बताओ? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जैक्ट वर्क क्या करता है आपको पता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये करता है कि प्रेजेंट और पास्ट की इंफॉर्मेशन लेकर वो फ्यूचर की फॉरकास्टिंग को, बजट प्रिपेयर करता है। बजट इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, यानी क्या, वो एक अमाउंट ग्रांट करता है, मॉनिटरी अमाउंट बजट के अंदर, और बजट के अंदर मॉनिटरी अमाउंट ग्रांट करके वो बोलता है कि अब ये पूरा साल भर, ये पीरियड पूरा तुमको इस काम, अपना पूरा डिपार्टमेंट इस बजट में चलाना है। तो उसी को नाम दिया है बजटरी कंट्रोल। इससे क्या होता है, इससे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अवॉइड होते हैं, और दूसरा हमारा वो एक स्पेसिफिक एरिया मॉनिटरी टर्म्स में बजट के अंदर चल जाता है, जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप कंट्रोल में आता है। निर्मला सीतारमण जी क्या देखते हैं, फेब मंथ में देखते हैं कि हमारे पास टोटल पैसा कितना है, फिर टोटल पैसा वो वाटअप कर देते हैं कि अब ये एक साल तुमको अभी मेरे पास आना ही नहीं है बिल्कुल भी, हमने तुमको बजट दे दिया, हमारे पास जितना पैसा। अब इससे क्या हुआ, ऐसे सारे डिपार्टमेंट क्या हुआ, इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, तो यानी वो कंट्रोल में आ गए अपने आप।
अब वो मिनिस्टर्स को उसमें ही काम चलाना है, और अगर उसमें काम नहीं चला तो तुम देखो बॉन्ड्स बेचो, क्या बेचोगे, बॉन्ड्स और लोन ले लो, और जब पैसे आएंगे अगले साल तो रिडीम करना, बाकी इसके अलावा मेरे पास ज्यादा पैसे देने के लिए नहीं है इसलिए आना नहीं, तो इसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने डिपार्टमेंट को एक एक बजट देती है, उस बजट के अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश चलता है पूरा और वो वर्क करता है इफिशिएंटली, तो उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। नंबर नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स। अब कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स में फर्क क्या है, देखो ध्यान दो। All efforts are exercise control over the cost of production and all the other cost denotes cost control. It helps to achieve the cost effectiveness performance of different business operation. समझा कुछ नहीं, देखो the fixed cost do not change with the changes in the volume of production in variable cost. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो खर्चे आते हैं वो दो टाइप के आते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा शायद से। फिक्स कॉस्ट उसको बोलते हैं जो आउटपुट बढ़ने से या कम होने से वो चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिक होते हैं, लेकिन पर यूनिट अफेक्ट करता है वो। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है, लेकिन टोटल आउटपुट बढ़ने से वो कॉस्टिंग भी बढ़ती है और टोटल आउटपुट कम होने से वो कॉस्टिंग भी कम होती है। जैसे एग्जाम्पल ये क्लास चल रहा है, क्लास में भी आपको मालूम है कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है क्लास का खर्चा मेंटेन करने के लिए। देखो अब क्लास के अंदर भी दो टाइप के खर्चे हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एग्जाम्पल रेंट, अगर मैं ये रेंट पे लेता था तो 10,000 रुपये, अगर सामने वाला मुझसे ओनर 10,000 रुपये पर मंथ रेंट ले रहा है, अब मेरे पास एक बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, बताओ एक बच्चे के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है मेरे को, 10,000 रुपये पर स्टूडेंट इज इक्वल टू 10,000। लेकिन अब मेरे पास 100 बच्चे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो 100 बच्चों के ऊपर वो ओनर बोलेगा कि मेरे को बढ़ा के दे, नहीं, उसका हक ही नहीं है। अब लेकिन 100 बच्चे आने के बाद भी मैं टोटल रेंट कितना भर रहा हूं, 10,000 ही भर रहा हूं, इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, जो आउटपुट बढ़ने से कम होने से मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ा, मेरा खर्चा स्टैटिक था, लेकिन पर यूनिट अफेक्ट हुआ, पर यूनिट। देखो एग्जांपल, अब देखो जिस 10,000 रुपए मैं एक बच्चे के लिए भरा था, तो एक बच्चे के ऊपर मुझे खर्चा कितना था, 10,000 रुपए, लेकिन यही 100 बच्चे आ गए तो एक बच्चे के ऊपर मेरा खर्चा आ गया 100 रुपए, रेंट डिवाइड हो गया पर यूनिट चेंज। और यही तुम्हारी बुकलेट का खर्चा है, अगर एक बुक के ऊपर मुझे 200 रुपए खर्चा आ रहा है, अगर एक बच्चा पढ़ेगा तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 200। 100 बच्चे पढ़ेंगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 20,000। 20,000 आएंगे ना, तो क्या हुआ, ये हो गया वेरिएबल खर्चा। क्या हुआ ये कि टोटल आउटपुट बढ़ने से कम होने से मेरा खर्चा कम होता नहीं। इसलिए आप देखो कभी कभी आप ट्यूशन क्लास जाते हो कोई नए वाले के पास, तो बोलते कम से कम 10 बजे ला के दो, तो पढ़ा हुआ है, यानी उसको पता है। आप कभी थिएटर में जाते हो, थिएटर में आप जाने के बाद ऑपरेशनल कॉस्टिंग आती है, ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में है। ऑपरेशनल कॉस्टिंग क्या होता है कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर आपको खर्चा लागू है, कम से कम इतना आउटपुट होगा तो मेरे को पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। और ये कॉस्टिंग के ऊपर भी फ्लेक्सिबल बजट्स बनाए जाते हैं। अब देखो आप आए थे, देखो कोई भी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बंद कर देती नहीं बोलती, क्यों बंद करती, क्या उनको शौक चढ़ा क्या, नहीं, क्योंकि उनकी डिमांड उनके सप्लाई कैपेसिटी से इतनी कम हो जाती है कि वो जो उस डिमांड के अकॉर्डिंग कैपेसिटी में प्रोडक्शन बनाते हैं ना, वो देखते हैं कि इसमें तो हमारा खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास और बान आ रहा है, यानी हमारी टोटल कॉस्ट ही सेलिंग से ज्यादा आ रही है। अब सर ऐसा क्यों, फिक्स कॉस्ट की वजह से। अरे चाहे मैं फैक्ट्री के अंदर एक माल बनाऊं या 100 यूनिट बनाऊं, मेरा फिक्स कॉस्ट तो उतना ही आएगा ना, उसकी वजह से टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है। और जिस कैपेसिटी की मार्केट में डिमांड है, सप्लाई भी उतना ही करना पड़ेगा, सप्लाई उतना करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उतनी ही रखनी पड़ेगी ना। और प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर उतनी रखते हैं अपन, तो उससे क्या होगा, ये एनालाइज होता है कि अरे ये तो माल बनाने के वक्त सेल्स से कम आ रहा, कॉस्ट, मेरा कॉस्ट सेल कम हो रहा, कॉस्ट बढ़ रहा, तो काय को बनाऊं मैं, नुकसान में हूं, रहने दे, बंद करो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बंद करके फिर नया बनाया जाता है प्रोडक्ट। इस तरीके से कंपनी की मार्केट में जब डिमांड
प्रोडक्ट की कोई गिर जाती है तो उनकी टोटल कॉस्ट स्टैटिक होने की वजह से उनकी टोटल कॉस्ट बढ़ने, सॉरी फिक्स कॉस्ट स्टैटिक होने की वजह से टोटल कॉस्ट बढ़ी हुई होती है सेल्स से भी। अब सेल्स से कॉस्टिंग बढ़ गई तो मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा क्या, तुम बताओ। अरे तुमसे मैं फीस ले रहा हूं, मेरे क्लास का खर्चा ही तुमसे फीस ज्यादा हो गया तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी इनकम ही कम है मेरे एक्सपेंस से, तो मैं वो एक्टिविटी कंडक्ट क्यों करूं। इसको बोलते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको बंद। तो इससे भी कंट्रोलिंग होती है कि आपका बिजनेस कितना इफेक्टिव चल रहा है। जैसे आप कभी थिएटर वाले के पास गए हो मूवी देखने, अगर उसके पास कम से कम एक संख्या नहीं आती तो वो दिन का शो कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसका कॉस्टिंग लागू है ना। अब प्रोजेक्ट चलेगा चाहे एक जना देखे या 100 जन देखे, उसको कॉस्टिंग तो उतनी आएगी ना, वो उतना डिम करेगा लाइट उसकी, सही कि नहीं। तो इसलिए आपको याद करो, आप जब थिएटर में जाते हो और अगर कोई शो में कम आते हैं, क्या होते हैं कम, हाँ देखने वाले, पिक्चर देखने वाले कस्टमर्स, तो क्या होता है, तो वो बोलता है आज का शो मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मेरी ऑपरेशनल कॉस्टिंग ही नहीं निकल रही है। कम से कम उनकी एक संख्या निकली होती है ना, कंट्रोलिंग है उसको। समझा आपको क्लियर। तो इस तरीके से हम कॉस्ट कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि कॉस्टिंग से देख, कॉस्टिंग निकालकर हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस हमारे कंट्रोलिंग में है कि नहीं। और कॉस्टिंग के अंदर 2 टाइप के खर्चे आते हैं, कौन कौन से बोलो। टोटल कॉस्ट 2 खर्चों की कैटेगरी से बनता है, बोलो कौन सा। फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को फ्लेक्सिबल कॉस्ट भी बोलते हैं। समझा आपको क्लियर। समझा क्या, आज समझा क्या। आप कभी कोई इनविटेशन कार्ड बनाने गए हो, आप अगर 100 इनविटेशन कार्ड का भाव लो, 1000 का लो, आपको बहुत अंतर दिखेगा। अंतर क्यों दिखेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से। वो बोलेगा मैं 100 कार्ड बनाऊं या 1000 कार्ड बनाऊं, मेरे को डाई का खर्चा उतना ही लग रहा। आपको समझा रहा प्रश्न को। तो इस तरीके से यानी इन शॉर्ट, आप जब भी 1000 का भाव ले जाओगे उसको, तो आपको एकदम से वो भाव बता देगा, ये भाव पड़ेगा आपको। क्यों बोलेगा, क्योंकि उसके कंट्रोल में है वो एक आंकड़ा, और आंकड़ा के कंट्रोल में क्योंकि उसने कॉस्टिंग को देखकर कंट्रोल किया हुआ है। तो इसलिए कॉस्ट को निकालकर हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक के मैन्युफैक्चरर को ये मालूम होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो, कि मुझे एक ऑपरेशन करने के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, एटलीस्ट मुझे उतना तो निकलना चाहिए। तो हमारा बिजनेस हमारे कंट्रोल में है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी बोलते हैं इसको, बीईपी, ब्रेक इवन एनालाइज टेक्निक्स। ब्रेक इवन एनालाइज टेक्निक का क्या आता है, ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। बीईपी आपको इकोनॉमी में क्या होगा, बीईपी पॉइंट नहीं क्या है, ठीक है। देखो, जब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, और अगर ये वाला पॉइंट आपको पता है, यानी आपका मुद्दल रेट, आपका मुद्दल रेट, तो हम उसको बोलेंगे बीईपी। और हर एक व्यापारी को अपना बीईपी मालूम होना चाहिए, तब जाके वो कमा सकता है। एक असल व्यापारी कमाता तब है जब वो बीईपी जान लेता है, और बीईपी जानकर हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी को नाम दिया है ब्रेक इवन एनालिसिस। बीईपी का मतलब होता है मुद्दल रेट, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है। समझा क्या आपको। It is an analysis of 3 different factors: cost, sales, volume and profit. अब वॉल्यूम और सेल का एक ही मतलब होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है आउटपुट, और सेल्स का मतलब भी आउटपुट होता है, प्रॉफिट। अब देखो, 3 फैक्टर्स को इवैल्यूएट करके ही हम बीईपी को एनालाइज कर सकते हैं। अगर मेरा बिजनेस बीईपी के ऊपर है तो इट सफर प्रॉफिट्स, इट्स एंजॉय प्रॉफिट्स, एंड बीईपी के नीचे तो इट सफर लॉसेस।
तो इसलिए बीईपी यानी आपका मुद्दल रेट, और वो पॉइंट सबको पता होना चाहिए। दिस थ्री फैक्टर्स आर इंटररिलेटेड and interdependent. The break even shows that break even point and the areas or volume of sales that result the profit or loss. यही आपको शो करेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया कि नहीं। अगर आपका बीईपी पॉइंट से ऊपर है सेल, बीईपी पॉइंट से सेल ऊपर है तो प्रॉफिट, और बीईपी पॉइंट से सेल नीचे है तो क्या हो गया, लॉस। The volume of sale of which there is no profit or no loss is known as break even point. और जहां पे प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे हो, लॉस नहीं कमा रहे हो, अगर ऐसा कोई आपको पॉइंट मिल रहा है तो आप मुद्दल रेट हो, यानी आपने क्या किया, नो प्रॉफिट नो लॉस गेन किया, यानी आप बीईपी पॉइंट्स मेजर करके अपने बिजनेस को कंट्रोल कर पा रहे हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वही आप जो करते हो बैलेंस शीट वगैरह, बैलेंस शीट से आप बिजनेस कंट्रोल में है कि नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है बताओ, अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया ये कौन तय करता है, ये दिखाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इससे मालूम पड़ता है कि बिजनेस कंट्रोल में है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब है बिजनेस, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा, एंड बैलेंस शीट आर द पावरफुल टूल्स ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जगह से उठना पड़ता क्या कि मैनेजर बराबर कर रहा कि नहीं कर रहा, पूरे बिजनेस को इवैल्यूएट कर सकते वो अकाउंटिंग करके। अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैनेजर कैन स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड दिस स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर डिसाइडिंग कंट्रोल एरिया। अगर मैंने पिछले साल लॉस सफर किया तो क्यों किया है, हमारी कौन सी एरिया वीक थी, सब तुमको चिट्ठा तुम्हारा अकाउंटिंग दिखा देता है, और वो चिट्ठे को इवैल्यूएट करके आप बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। समझा आपको, क्लियर समझा क्या? जैसे अभी एग्जांपल देखो, अभी मैंने ये साल क्लासेस चलाई, तो ये साल क्लासेस में 11th क्लास मैंने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ला के दिया, 12th ला के दिया, फर्स्ट ला के दिया, सेकंड ला के दिया, लेकिन फाइनल ईयर की कॉस्टिंग थोड़ी बड़ी हुई थी हमारी इस बार स्ट्रेंथ के अकॉर्डेंस, तो हम लोग वहां पे बीईपी पॉइंट पे अटके हुए हैं। तो अभी क्या हुआ, ये किसने बताया, अकाउंटिंग ने बताया, तो अकाउंटिंग इवैल्यूएट करके हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर उसको एफर्ट्स डालेंगे ना, उसको मार्केटिंग कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी हमको कंट्रोलिंग सिस्टम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दर्शाती है। समझा आपको, क्लियर? नेक्स्ट है एम्प्लॉइज कंट्रोल टेक्निक्स। अगर एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज कंट्रोल टेक्निक्स। ये क्या बताती है पहले पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको समझा के देता हूं। पहले बताओ 4 टेक्निक्स आपको समझी क्या अच्छे से, ये टेक्निक्स आपको आ सकती है, बता दूं आपको, टेक्निक्स को इंपॉर्टेंट करो, 8 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है। इट इज स्टडी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर और द मैनेजमेंट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। The success of management depends on the work done and the performance of the employees. Therefore, it is very necessary to keep control over the employees. For this purpose, employees control techniques is adopted. In this techniques, the manager should punish for the corrupt practices. Similar action should be taken against the corrupt employees also. अगर कुछ घोटाला हो रहा है तो घोटाले के अंदर मैनेजर का काम है कि उसके ऊपर एक्शन ले, और अगर कुछ एम्प्लॉइज करप्ट है तो उसके ऊपर भी एक्शन ले। जब इस तरीके के एम्प्लॉय को निगरानी रख के मैं पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता हूं तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज कंट्रोल टेक्निक्स। ये गवर्नमेंट यूज करती है, गवर्नमेंट ने इसके लिए डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, बनाए गए हैं डिपार्टमेंट, वो अपने सबऑर्डिनेट के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करती है, देखती है कि बराबर, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स अगर प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं तो इट इज इम्प्लाइड कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चल रही है। क्योंकि पूछो क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट करने वाला परफॉर्म तो नहीं करता है, जो सबऑर्डिनेट है परफॉर्मेंस तो वही करेंगे, और अगर सबऑर्डिनेट के परफॉर्मेंस को हमने प्रॉपर मॉनिटर कर दिया तो समझना ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा कंट्रोल है हमारा, इसलिए यहाँ पे नाम दिया उसको एम्प्लॉइज कंट्रोल टेक्निक्स। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट टेक्निक्स। अब मैनेजमेंट ऑडिट टेक्निक क्या होता है समझ लो पहले। मैनेजमेंट ऑडिट इज इंपॉर्टेंट टेक्निक्स टू जज the quality of the management. The management audit is an overall review of the working quality of management. It's a systematic review of the effectiveness and efficiency of management. The scope of management is very wide. अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को
परख रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। यानी हमने नीचे के लेवल को देखा ही नहीं, हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट देख लिया कि क्या है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट ही खराब है अगर, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप खराब है, ये बात समझ जाना। तो हमने ऊपर को देखकर ही सिर्फ इवैल्यूएट कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट टेक्निक्स। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, हमने यहाँ पे सबऑर्डिनेट को इवैल्यूएट किया और यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट को, मैनेजर को इवैल्यूएट किया कि मैनेजर कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर मैनेजर कॉम्पिटेंट है तो इट इज इंप्लाइड, मैं मान लूंगा कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर कंट्रोल में। मैनेजमेंट ही कॉम्पिटेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन घोटाला होना ही है, वो कॉम्पिटेंस चलना ही नहीं है। समझ आना कि उसको ग्रोथ एंड एक्सपांशन नहीं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये गुरु नानक स्कूल बताया था, स्कूल में टॉप बॉडी ही कॉम्पिटेंट नहीं है तो पूरा स्कूल ही इनकॉम्पिटेंट। क्योंकि देखो ऊपर की चेन ही अगर स्ट्रांग नहीं रही तो नीचे का पूरा अपने आप एफिशिएंसी लो होती ना। आज आप मोदी जी को पसंद क्यों करते हो बताओ? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट हायर टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल है। अब वो अगर कॉम्पिटेंट है, अब देखो मोदी जी ऐसा बोलते हैं कि 18 घंटे काम करते ना, 18 घंटे काम बोलते ना ऐसे। अब 18 घंटे काम, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट बॉडी 18 घंटे काम कर रही है अगर, तो बाकी नीचों को तो अपने आप काम करना ही है ना, और नहीं तो वो कराएंगे ही ना। कैसे होगी भैया मैं कर रहा तो तुम कौन हो, चल करो। इसलिए आप देखो आज गवर्नमेंट जॉब वाले खुश नहीं है, पहले खुश थे। क्यों? पहले काम लोड, वर्कलोड नहीं था, अभी वर्कलोड इतना बढ़ा दिया है कि बोलते गवर्नमेंट जॉब पुरती नहीं हमको। आप देखो ना आज की तारीख में बहुत वर्कलोड है उनका, गवर्नमेंट जॉब वालों का। तो ऐसा क्यों हो गया है? क्यों? ऊपर की बॉडी कॉम्पिटेंट आ गई। इसलिए पहले क्या होता था, पहले फुकट के पगारें चलती थी इनको, भाई आके बैठना है, लेकिन अभी काम करना है। और बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत काम दे दिया उनको। पहले बैंक वालों को 11 बजे बुलाते थे, आज 9 बजे डिपार्ट होना, उनको रिपोर्ट करना पड़ता है वहां पे 9 बजे सीधा। जब बैंक 10 बजे खुलती है, 1 घंटा पहले बैकअप वर्क आते, फिर तुम बैंक अगर 4 बजे बंद हो रही तो घर पे छुट्टी 6 बजे मिलती है उनको, 6 बजे 7 बजे अंदर पूरा काम करना पड़ता है उनको। यानी मोदी जी को पता है कि मैं अगर एम्प्लॉय से काम नहीं लूंगा तो मैनेजमेंट करेगा। तो हमने उस ऊपर की बॉडी देखकर, अब जो बाहर की कंट्री है, बाहर कंट्री हमारे एम्प्लॉय को इवैल्यूएट नहीं करेगी, वो ऊपर की टॉप मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करेगी कैसी है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करेगी हमारे देश के अंदर। अगर वो कॉम्पिटेंट है तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगा। एग्जाम्पल को मैंने आपको बताता हूँ, गुजरात मॉडल क्यों आगे बढ़ा। गुजरात में चीफ मिनिस्टर जब मोदी जी थे तो उनको पता था कि ऊपर की बॉडी अच्छी है, तो इन्वेस्टर गए ना वहां पे। अरे कंपनियां अपना प्लान लगाया ना उन्होंने, तो क्यों लगाया? रीजन क्या है उसका? रीजन यही है कि उन्होंने मैनेजमेंट को ऑडिट किया और देखा कि इस एरिया का कंट्रोल कैसा होगा, एम्प्लॉय को नहीं है ना। हम यहाँ पे सिर्फ टॉप लेवल गला पकड़ते कि तुम्हारा कॉम्पिटेंट है क्या पर्सन वहां पे। अगर वो बैठा है कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट में तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी अपने आप कंट्रोल में चलेगी, प्लान पूरा गोल होगा एक पूरा कंप्लीट। अब गुजरात में ढेलोरा खुल रहा है, आपको मालूम है ढेलोरा मॉडल? ढेलोरा मॉडल एक खुल रहा है, स्मार्ट सिटी। ढेलोरा के बारे में आप सुना नहीं कभी? तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, स्वागत है दोस्तों आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे देश में बन रहे एक न्यू स्मार्ट सिटी धोलेरा के बारे में, जो जापान के शहर जैसे टेक्नोलॉजी, सिंगापुर जैसे एनवायरनमेंट और मुंबई जैसे इकोनॉमी से भरपूर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी सिस्टम, लॉन्ग हाईवे, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ में पोर्ट भी मौजूद होगा। एक ऐसी शहर बनाई जा रही है जो हर तरफ से अनोखा है। शहर के हर एक चीज को स्मार्ट नेटवर्क से जोड़ी जा रही है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हो, ट्रैफिक सिग्नल्स हो या फिर और कुछ, सब कुछ स्मार्ट की गई। और 2016 में इस शहर को बनाने का काम जोर शोर से चलने लगा है। धोलेरा सिंगापुर से भी बड़ा होने वाला है, जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर बनाई जा रही है। पूरे सिस्टम को एक छोटी सी विंडो में बदल दी। किसी को भी कुछ भी चाहिए एक सिंपल प्रोसेस से इंटरनेट के द्वारा मिल जाएगा, चाहे वो लैंड। ये होता है कॉम्पिटेंसी। समझा आपको? क्लियर?
तो मैनेजमेंट को ऑडिट करके वो देख सकते हैं कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। फिर नेक्स्ट सेल्स कंट्रोल। अब ओवरऑल बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है? इंक्रीजिंग सेल। अगर आपका सेल बढ़ा हुआ है यानी बिजनेस का पर्पस अकम्प्लिश हो रहा है, गोल पूरा हो रहा है, क्योंकि सेल बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ता, प्रॉफिट बढ़ गया यानी गोल पूरा हो गया। और गोल पूरा क्यों हुआ? कंट्रोलिंग थी इसलिए। तो हम सेल्स को भी देखकर कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस को कि हमारा बिजनेस कंट्रोल में है कि नहीं। अगर सेल बढ़ा हुआ है यानी इट इज इंप्लाइड कि वो कंट्रोल में है यानी मैनेजमेंट सारा परफॉर्मेंस इफेक्टिवली इफिशिएंटली चल रहा है। Every business enterprise has to create an efficient system of sales for achieving its goal of the sales and earning maximum profit. For this purpose, the enterprise has to determine the target of sales and keep minimum cost of the sales. कॉस्ट कम करके हमको डिपार्टमेंट जाना है, सेल्स डिपार्टमेंट, तो उसको बोलते हैं कीप मिनिमम कॉस्ट ऑफ सेल्स। The efforts made in this direction by the enterprise are called as sales control. और जब हम सेल्स के ऊपर टारगेट करके हम अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए हम एफर्ट्स मारते हैं तो उसी को बोलते हैं हम सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। और अल्टीमेट गोल जो है बिजनेस का वही है इंक्रीजिंग द सेल्स। समझा आपको क्लियर? अगर आपका सेल बढ़ गया तो आपका अपने आप क्या बढ़ता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्लियर पिक्चर? तो ये थे हमारे क्या थे? टेक्निक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे टूल्स में।